Hey friends, welcome back to my new video about historical background इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लक्ष्मीकांत से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ, फिर बाद में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608। हम सब जानते हैं कि वो 1608 में आए थे एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में आए थे, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। तो क्वीन जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने इनको एक चार्टर ग्रांट किया था कि आप वहाँ जाके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम की सबसे पावरफुल थी। तो इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन द दीवानी। 1765 में क्या हुआ, कंपनी जो अभी तक सिर्फ ट्रेड का ही इनको क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था, इन्होंने ऑब्टेन कर ली दीवानी। वो कैसे? मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है लड़ाई, उसमें मुगल्स जाते हैं हार और शाह आलम इनको प्रोवाइड कर देते हैं दीवानी, द राइट ओवर सिविल जस्टिस एंड रेवेन्यू। ठीक है, और शाह आलम ने प्रोवाइड कर दी इनको दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ठीक है, दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज टेरिटोरियल पावर, और फिर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया एज टेरिटोरियल पावर। ठीक है, उसके बाद इन 1958 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी, in 1858 in the wake of सिपाही mutiny the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India। तो 1858 की सिपाही म्यूटिनी के बाद, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 की सिपाही म्यूटिनी और 7 का रिवॉल्ट जो है, उसके बाद ब्रिटिशर्स को ऐसा फील हुआ कि अब कंपनी के हाथ में कुछ नहीं रहा है, अब हम खुद गवर्न करेंगे। ठीक है, तो अब कंपनी जो है वो खुद ही गवर्न करेगी सब कुछ, क्योंकि ब्रिटिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये नहीं कर पा रही है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि ये ले लेते हैं 1858 में अपने हाथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कुछ ले लेती है। द रूल कॉन्टिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1847। तो रूल तब तक चलता है इनका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, 15 अगस्त 1947 तक। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे इंडिपेंडेंस मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड आने लगी है ना। हैंस अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई इन 1946 में, एंड ऑन जनवरी 26 1950 द कॉन्स्टिट्यूंट केम इनटू बीइंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल। लेकिन फिर भी जो फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनके जो रूट्स हैं ये ब्रिटिश रूल में ही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, देयर वर सर्टन इवेंट्स इन ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी ब्रिटिश रूल में, जो लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सेट ऑफ लॉज जो है उन्होंने बनाए थे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देयर वर सर्टन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क। कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो उन्होंने सेट ऑफ लॉज बनाए थे हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारे फंक्शनिंग मतलब ऑर्गेनाइज और फंक्शनिंग करने के लिए ब्रिटिश इंडिया की। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और यही सेट ऑफ रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसको, और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है जो उसको भी। दे आर एक्सप्लेन्ड हियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर टू मेजर हेडिंग्स। पहली है द कंपनी रूल 1773 टू 1858, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद कंपनी रूल जो था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो खत्म हो गया था। और दूसरा आगे क्राउन रूल 1858 टू 1947, क्योंकि 1947 में हमें मिल गई थी आज़ादी। Regulating Act of 1773. This act was of great constitutional importance as it was the, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस थी? सबसे पहले ए पार्ट है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था कि कंट्रोल करने और रेगुलेट करने में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स थे इंडिया में। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही थी, इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। इन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी को, और इन्होंने फाउंडेशन रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में। ठीक है, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुआ क्या, इसके फीचर्स क्या हैं? इट designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. The first such governor general was लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। तो सबसे पहले होता क्या है, रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल
की जो पोस्ट थी उसको कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड वारन हास्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो इस एक्ट में और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और दूसरी चीज़ क्या हुई कि इन्होंने गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो थे प्रेसिडेंसीज के, उनको सबॉर्डिनेट रखा, उनको नीचे रखा, और बंगाल के गवर्नर जनरल को हायर पोस्ट पे रखा, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि सारी प्रेसिडेंसीज जो थी वो इक्वल थी। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ठीक है। तो इनके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना था 1774 में, तो उनका नाम था एलिजा इम्फे, ठीक है। उसके बाद इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। इन्होंने बोल दिया तुम किसी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे और किसी प्रकार की तुम कोई ब्राइब नहीं लोगे, ठीक है। एक्सेप्टिंग ना प्रेजेंट्स लोगे ना ब्राइब्स लोगे फ्रॉम द नेटिव्स, ठीक है। कंपनी ने इनको गवर्नमेंट ने इनको मना कर दिया। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन्होंने स्ट्रेंथन किया कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इससे मजबूत हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर। उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, ठीक है, जो कि रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो कंपनी के हैं इंडिया पे, उनकी रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो उनकी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री की खबर देंगे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हुआ क्या था इसमें? गवर्नर ऑफ बंगाल को कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले बने लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, ठीक है, और उनकी 4 मेंबर की बना दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरी बारी क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, बॉम्बे बंगाल मद्रास में से बंगाल की प्रेसिडेंसी को बना दिया सुपीरियर और दोनों को रखा नीचे, ठीक है। उसके बाद तीसरी में क्या हुआ कि हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में, ठीक है, 1774। एलिजा इम्फे जो थे वो बने इसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस भी थे इनके साथ, ठीक है। और फिर इन्होंने कंपनी को मना कर दिया कि आप किसी भी प्रकार के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगी और ना ही तुम कोई प्रेजेंट ले सकते हो, ना ही तुम कोई ब्राइब ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में कंपनी के जो इंडिया में हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाएगा, उनके बारे में पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी जाएगी। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 लाया इन्होंने, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया, ठीक है। इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेक्टिफाई करने के लिए डिफेक्ट्स जो थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लाया एक एक्ट जिसका नाम था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने बोला फीचर्स क्या हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी एक्ट्स चीज़ें करेंगे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इट एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। और कंपनी के सर्वेंट्स ऑफ कंपनी जो हैं, अगर वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करेंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि रेवेन्यू मैटर्स में
और मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये तो सरासर गलत चीज़ है ना। अगर ब्रिटिशर्स कुछ गलत भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों में तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता इन सब मैटर्स में। ये इन्होंने गलत चीज़ लाई एक। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, पर वो अपना कोई भी जस्टिस दिलवा सकते हैं किसी को भी जितने भी इनहेबिटेंट्स रह रहे हैं कलकत्ता में। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉज ऑफ डिफेंडेंट्स। हिंदूज जो है हिंदूज़ का ट्रायल जो है वो हिंदू लॉ के हिसाब से किया जाएगा और मुस्लिम्स का ट्रायल जो है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से किया जाएगा, ये इन्होंने बोला। ठीक है। इट laid down that the appeal from the provincial court could be taken to the governor general in council and not to the supreme court। तो प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील जो है वो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास लेके जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। इट इम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। और इन्होंने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बोला कि तुम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करोगे प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स के लिए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बना तो दिया बट उससे सारी पावर्स ही छीन ली कि वो कुछ कर नहीं सकता, मतलब वो जस्टिस उनके हिसाब से ही करेगा। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है फ्रेंड्स, तो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विलियम पिट्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में। ठीक है। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर्स थे इसके, इन्होंने इसमें क्या हुआ, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। इन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी को अलग कर दिया कि कंपनी जो गवर्न कर रही थी हमारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बहुत सारी जहाँ जहाँ इन्होंने अपना पोजेशन जमा लिया था उसको अलग कर दिया उसको चीज़ को, और कमर्शियल जो इनका ट्रेड था उन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया। ठीक है। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले निगरानी रख रहे थे हमारे सब चीज़ें जो इंडिया पे थी हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बताया था कि ये रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अभी इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रखा है टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर, क्योंकि तुम सिर्फ ट्रेड को संभालोगे। एक नई बॉडी क्रिएट की इन्होंने यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी। ठीक है। इसके बाद इट इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो आ गई यहाँ पे डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट में। सबसे पहले कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग किए, उसके बाद कमर्शियल सौंपे इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और पॉलिटिकल सौंप दिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू। सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ये सौंप दिया इन्होंने किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, कि ब्रिटिश पोजेशन जो है इंडिया में, ब्रिटिश जो कंट्रोल कर रहा है इंडिया को, उसका सारा कार्यभार जो है इन्होंने सौंप दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबाउट मिलिट्री, रेवेन्यू एंड सिविल। ठीक है। दस द एक्ट वॉज सिग्निफाइज फॉर द टू रीजन्स। सिग्निफिकेंट दो चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है एक एक्ट। फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन। पहली बारी कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में जो, उनको बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस, कि ये ब्रिटिश इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। ब्रिटिश पोजेशन का मतलब ये है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, and second, the British government was given the supreme control over company affairs and its administration in India। ठीक है। और दूसरी चीज़ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी के जितने भी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी यहाँ बना रही थी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना फुल कंट्रोल ले लिया। एक्ट ऑफ 1786। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed as Governor General of Bengal. He placed two demands to accept the post। तो
कॉर्नवालिस को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने की सोच ली पिट्स ने, ठीक है। पिट्स जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम वहाँ के, ब्रिटिश, ठीक है, 1786 में। तो कॉर्नवालिस ने रखी 2 शर्तें। उन्होंने बोला ही शुड बी पावर ऑफ ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केस, कि स्पेशल केस में वो ओवरराइड कर दे सकते हैं डिसीजन को, काउंसिल के डिसीजन को, ठीक है। ही वुड ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ। Accordingly, the Act of 1786 was enacted to make both the provisions, ठीक है। उन्होंने बोला कि वो साथ में गवर्नर जनरल बनेंगे और उसके साथ ही वो कमांडर इन चीफ बनेंगे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में ये बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल की 4 मेंबर काउंसिल है वो उसमें 3 बंदे जो हैं वो इंडिया के 3 बंदे जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे और चौथा उन्होंने एक ऐड कर दिया था कमांडर इन चीफ, और हेड रहेगा गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी मुझे चाहिए और मुझे गवर्नर जनरल तभी बनूंगा मैं, अदरवाइज़ नहीं बनूंगा।